थ्री फेज़ एसी सप्लाई के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम सिंगल फेज़ एसी जनरेटर और थ्री फेज़ एसी जनरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे। सिंगल फेज़ एसी जनरेटर में क्या होता है, देयर इज़ वन कॉइल एंड वन पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। सिंगल फेज़ में एक कॉइल होती है और एक पेयर स्लिप रिंग का होता है, जबकि थ्री फेज़ में तीन कॉइल हो जाती हैं और तीन पेयर स्लिप रिंग के होते हैं। हर कॉइल जो होती है वो 120 के ज़ाविये पे होती है, क्योंकि अगर हम 360 टोटल जो ज़ाविया है सर्कल का बटा 3 करें तो 120 आता है। ईच कॉइल इन थ्री फेज़ एसी जनरेटर inclined at an angle of 120 degree to each other, each connected to on pair of slip rings। जिस तरह मैंने कहा तीन कॉइल होती हैं और तीन पेयर स्लिप रिंग के होते हैं थ्री फेज़ में। When combination of three coils rotate in a magnetic field, each coil generate an alternating voltage across its own pair of slip ring. Three alternating voltage are produced. The phase difference between three voltage is 120 degree. It means when the voltage across the first pair of slip ring is zero. जब वोल्टेज फर्स्ट पेयर पे हम चेक करेंगे फर्स्ट फेज़ का तो वो होगा थीटा 0 डिग्री होगा, पहले पेयर के लिए 0 डिग्री, साइन 0 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट फेज़ में 0 वोल्टेज होगा। एंड अक्रॉस द सेकंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज़ नॉट ज़ीरो, क्योंकि वो कितने ज़ाविये पे 120 पे। अब देखें दो फेजेस को 230 + 230 करें तो आ जाता है 460 और 120 का ज़ाविया साइन 120 0.866 देगा, अप्रॉक्सीमेटली ये 400 वोल्टेज हासिल हो जाएगा। तीसरे फेज़ में जो ज़ाविया होगा 240 होगा। याद रखें साइन 120 हो या साइन 240 हो सेम वैल्यू देते हैं, तो वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 400 वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब देखें मशीन के तीन पेयर ऑफ स्लिप रिंग की वजह से 6 टर्मिनल होने चाहिए थे, लेकिन 6 की बजाय कितने टर्मिनल आ रहे हैं, 4। कौन कौन से हैं 4 टर्मिनल, A B C D। D को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, या दूसरे लफ्ज़ों में अर्थ कर दिया है या कॉमन कर दिया है। और ये कॉमन किया है, अर्थ किया है किसके साथ, विद द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। और इस तरीके से 6 की बजाय टर्मिनल कितने बच गए, क्योंकि सबका स्टार्टिंग टर्मिनल क्या है, सेम है। 6 की बजाय अब टर्मिनल कितने होंगे, 4 होंगे। और द मशीन इंस्टेड ऑफ 6 टर्मिनल हैविंग ओनली 4 टर्मिनल्स। आप देखें ग्राउंड से लेकर A तक, B तक, C तक या D तक कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, 230 वोल्ट। ग्राउंड से A तक, ग्राउंड से B तक, C तक या D तक। जबकि कोई से दो के दरमियान A से B हो, B से C हो या C से D हो या A से C हो, कितना वोल्टेज नज़र आ रहा है ग्रीन में, 400 वोल्टेज, जिस तरह हमने कैलकुलेशन भी की। थ्री फेज़ सप्लाई के बहुत से एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि हम ओवरलोडिंग के मसाइल से निजात हासिल कर लेते हैं। टोटल लोड ऑफ हाउस और अ फैक्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। नन ऑफ द लाइन इज़ ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग से निजात मिल जाती है। हैवी मशीन जो होती हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो वो हाई वोल्टेज हमें थ्री फेज़ से मिलता है। तो ये भी इस्तेमाल है थ्री फेज़ के एक तो ओवरलोडिंग से निजात मिल गई और दूसरा क्या हो गया, हमारे पास जो हैवी मशीन है वो थ्री फेज़ से चलती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। इसी तरीके से फिगर 2 जगह की वजह से मैंने ड्रॉ नहीं की, वो आपने देख लेनी है फेज़ के लिहाज से कि पहला फेज़ 0 पे है, दूसरा 120 पे और तीसरा 240 पे। अगेन हमने जो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि LC ओसिलेटर क्या है। याद रहे कि अगर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो वो बिहेव करते हैं ओसिलेटर के तौर पे, यानी कि LC सर्किट इन पैरेलल मीन इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो वो बिहेव करेगा किसके तौर पे, एक ओसिलेटर के तौर पे, और इसको हम LC ओसिलेटर या इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर कह सकते हैं। ये ओसिलेटर उसी तरीके से काम करता है जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम ओसिलेट करता है। वहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम में मास ओसिलेट करता है, याद रहे, और यहाँ पे LC सर्किट में एनर्जी ओसिलेट करेगी, कभी इंडक्टर की होगी सारी एनर्जी, कभी कैपेसिटर की होगी।
यानी कि एनर्जी की ओसिलेशन होंगी। हमारे पास दो ओसिलेटर्स हैं, एक को मैंने ए का नाम दिया और एक साइड को बी का नाम दिया। और याद रहे दो एलसी सर्किट पैरेलल में लगे हुए हैं तो दो ओसिलेटर हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब जो बी कोयल है, एलबी जिसका नाम दिया हुआ है, उसको सर्च कोयल कहते हैं या प्रोब कोयल कहते हैं, यानी कि जिसकी मदद से हम तलाशी लेते हैं, जिसकी मदद से सर्चिंग करते हैं। प्रोब कहते हैं अंधे की लाठी को, वो लाठी जिसकी मदद से अंधा अपना रास्ता तलाश करता है, उसे प्रोब कहते हैं। तो प्रोब कोयल से मुराद ये है कि जिससे हमने सर्चिंग करनी है, जिसकी मदद से तलाशी लेनी है। अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं होगा प्रोब कोयल के करीब, यानी कि एलबी के करीब, फिर क्या होगा कि दोनों इंडक्टर्स की इंडक्टेंसेस सेम होंगी, एल ए और एल बी। और हमें पता है इंडक्टेंस सेम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी सेम होंगी और प्रोसेस क्या होगा, रेजोनेंस का। लेकिन अगर आप गौर करें, जो एम्पलीफायर लगा हुआ है वो बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, तो रेजोनेंस के अमल पे बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर काम नहीं करेगा, और अगर वो काम नहीं करेगा स्पीकर से कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये तो था इन एब्सेंस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट। अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट सर्च कॉइल के करीब आ जाता है, यानी कि एलबी के करीब आ जाता है, फिर फ़ौरन क्या होगा, एलबी की इंडक्टेंस कम पड़ जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मेटल की वजह से, क्योंकि मेटल करीब आई है, मेटल के करीब आने से सर्च कॉइल की, प्रोब कॉइल की या एलबी की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और इंडक्टेंस कम हो जाएगी। इस तरह मैंने लिखा एल बी लेस दैन हो जाएगा एल ए से। तो देखें फ्रीक्वेंसी कम हो तो इंडक्टेंस बढ़ती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टेंस कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी बी ओसिलेटर की बढ़ गई है, एफ ओ बी से मुराद है फ्रीक्वेंसी एफ ओसिलेटर बी, और एफ ओ से ओ ए से मुराद क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटर ए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटर बी बढ़ जाएगी मेटल ऑब्जेक्ट की वजह से, जब मेटल का ऑब्जेक्ट करीब आएगा, क्योंकि इंडक्टेंस क्या हो गई थी, एल बी की कम हो गई थी। अब फ्रीक्वेंसी के फ़र्क की वजह से हमें पता है क्या पैदा होती हैं, बीट्स, और बीट से ये एम्पलीफायर काम करता है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर जब काम करेगा उससे आवाज़ जो है स्पीकर को जाएगी और स्पीकर से हमें पता चल जाएगा कि इस यहाँ पे कोई मेटल का ऑब्जेक्ट पाया जाता है। यूजेस में हमें पता है कि सिक्योरिटी चेक में इस्तेमाल करते हैं मेटल डिटेक्टर को, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जलसे या किसी दफातर में सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। और दूसरा क्या है, बरीड मेटल ऑब्जेक्ट। बाज़ औक़ात क्या होता है कि चोर या कुछ लोग असला या कोई ऐसी कीमती धातें वो मिट्टी में छुपा देते हैं गड्ढे खोद के, फिर उनकी चेकिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बरीड मेटल ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए। हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, सर्किट कंटेन आयरन कोर, इंडक्टर, स्विच, डीसी सोर्स, और सारे किस में जोड़ने हैं आपने, सीरीज़ में। द स्विच इज़ क्लोज, क्लोज मीन ऑन, एंड आफ्टर री इंटरवल री ओपन मीन दोबारा से ऑफ करना। एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क जंप अक्रॉस द स्विच कंटेक्ट। याद रखें जब स्विच को क्लोज़ करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा इंडक्टर के अंदर से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। और मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 LI का स्क्वायर। व्हेन स्विच इज़ रीओपन्ड, जब स्विच को रीओपन करेंगे ना, ऑफ करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी क्या करेगी, बैक आएगी। द एनर्जी विल बी बैक या लॉस्ट विच अपेयर एज अ स्पार्क अक्रॉस द स्विच कंटेक्ट। 5वां शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम कि फ्रीक्वेंसी को डबल करने से और हाफ करने से रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क होगा। हमें पड़ा है कि फ्रीक्वेंसी जो है कैपेसिटर की रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस के, और इंडक्टर की सूरत में डायरेक्टली है। इंडक्टर में जब बढ़ाएंगे डबल हो जाएगी और जब हाफ़ करेंगे तो रिएक्टेंस भी हाफ़ हो जाएगी। ये पहले भी कर चुके हैं।